दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी मंथन में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि क्लास 10th की ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ मैं। जैसे क्लास 8th की ज्योग्राफी मैंने मतलब चैप्टर्स को मैंने उल्टा करके पढ़ाया था, मतलब 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके पढ़ाया है। वैसे ही मैंने सोचा है कि क्लास जो 10th की हिस्ट्री है उसको भी मैं मतलब पीछे से ही पढ़ाती हूँ, मतलब 1 2 3 4 करके नहीं, 6 5 4 3 2 1 करके ऐसे करके पढ़ाऊँगी, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यस लास्ट के चैप्टर नहीं छूटे और ये वगैरह। क्योंकि पहला चैप्टर तो सभी पढ़ते हैं, तो लास्ट के चैप्टर छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है उसमें से क्वेश्चंस पुट तो होते ही हैं। और जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्लास 10th का जो जनसंख्या का टॉपिक है इसको आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। ओके, और ये ज्योग्राफी का टॉपिक है आपका, भूगोल का। तो जनसंख्या मतलब क्या होता है? देखो, जनसंख्या होती है पॉपुलेशन। ओके, क्या होती है आपकी? पॉपुलेशन, जनसंख्या, इंग्लिश में से पॉपुलेशन कहते हैं। देखो, जनसंख्या को भी हम एक, जैसे कि ये हमारा भारत बनाने की कोशिश करिए, ये हमारा भारत है। ओके, तो ये जो हमारा भारत मैंने बना रखा है, ठीक है, इंडिया हमारा भारत देश। तो जो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है, यानी कि जैसे कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं उसका हमने डाटा निकाल लिया, ठीक है। तो जो डाटा हमने निकाला है एक परिवार में कितने लोग रहते हैं उसका डाटा निकालना बहुत ईजी हो जाता है। एक परिवार में 4 5 8 कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक परिवार का तो ईजी है निकालना, हमने निकाल लिया डाटा। लेकिन पूरे देश का जो निकालना डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो है हर राज्य में जनगणना करवाई जाती है, दैट फिर उसका जो डाटा है वो निकाला जाता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। जब तक जनगणना का डाटा नहीं आता है, तो रियल मतलब जो 2011 के बाद वाला है, तब तक हमको 2011 का डाटा ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस देश में, यानी कि इस देश में, हमारे देश में कितने सारे राज्य हैं? 28 स्टेट्स हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ का डाटा निकालना है। ये हो गया अक्षाई चिन्ह, ये होगा पीओके। ओके, तो हमें पूरे देश का जो है डाटा निकालना है कि कितनी जनसंख्या है हमारे देश में। तो हर घर में मतलब जो भी मतलब प्रशासनिक कार्य होते हैं, इन प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत हर एक के घर पे कितने जने हैं, कौन सी नौकरी करते हैं, इससे बहुत सारे डाटा निकल सकते हैं। कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है, कितने बीपीएल कार्ड बने, कितने एपीएल कार्ड बने, कितने अंत्योदय कार्ड बने। तो बहुत सारे जो डाटा हैं हम इस जनगणना से निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे देश की जो है आपको, इससे आर्थिक ग्रोथ भी ली जा सकती है, ठीक है। यानी कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक दर जो भी निकाला, राष्ट्रीय आय, हमारी पर कैपिटा इनकम, देश की जीडीपी, ठीक है। तो हमारे देश में कितने लोगों के पास आजीविका है, नहीं है, इन सब का जो बहुत, इस डाटे से बहुत कुछ होता है, ठीक है। कितनी जनसंख्या पुरुषों की है, कितनी महिलाओं की है, महिलाएं कितने लोग बाहर काम कर सकते हैं, कितने लोग बाहर काम नहीं करते हैं, सबका डाटा निकल जाता है। इसी डाटे के अनुसार जो भारत सरकार है अपनी नीतियों को क्रियान्वयन करने में बहुत हद तक सफल हो जाती है। अब देखो, ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकती हैं? ठीक है, एक विश्व में, ओके, एक जो विश्व है हमारा, इस विश्व में जो है लोग ही नहीं होंगे, तो क्या उसकी आप कल्पना कर पा रहे हो? संसाधनों को उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? ठीक है, इसका पहला चैप्टर जो है मैंने पढ़ा दिया था, तब क्योंकि वो डेमो क्लास थी। लेकिन ये वाला चैप्टर जो इसका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, वो मैंने पूरा पढ़ाया था, उसको देख लेना, ठीक है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधन, ये संसाधन पर तो मैंने इतनी बार बात कर ली है, मैं बता नहीं सकती। ऑडियो लाइव क्लास में, आपकी इकोनॉमिक जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें मैंने बात की है मानव संसाधन, ठीक है।
का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, ठीक है। वह स्वयं भी विभिन्न गुणों में वाले संसाधन होते हैं। यानी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था, जो बुक्स होती है छोटी क्लासेस की, कि जो अकुशल मानव होता है उसे एक कुशल मानव बनने के लिए हमको शिक्षा और कुछ स्किल्स सिखानी पड़ती हैं, ठीक है। और एक मानव जो है, एक मानव संसाधन में किस रूप से परिवर्तित होता है, इसकी सारी प्रोसेस हमने बात कर ली है, ठीक है। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार, उस संसाधन नहीं बनाया। यानी मानव ही तो अपने सुविधाओं के लिए मशीन्स का, तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है और चीज़ें आसान हो रही है। वो कोयला जब हम निकालेंगे ही नहीं, कोयले की खदान में क्या निकलता है, हीरा निकलता है। जब तक मानव हीरे को निकालेगा नहीं तब तक हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वो हीरा तो वहीं पड़ा रहेगा ना, अगर मानव उसको जो है उसकी टेक्निक निकालने की उसको पता नहीं चलेगी जब तक, ठीक है। उसे एक संसाधन नहीं बनाया जा सकता। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तो वह आपदा होती है। बिल्कुल, जब एक गांव, एक शहर में आपदा आती है, कैसी आपदा, जैसे बाढ़ हो गया, वर्षा का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया, भूस्खलन, भूकंप, भूस्खलन, ये सब चीज़ें होती हैं जब, तो ये आपदा इसे बोलते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। एक एक संदर्भ बिंदु देखो, हमको ये पता चलेगा कि उस आपदा में कितने लोग थे, जनसंख्या से ये भी पता चल जाता है, ठीक है। कितने लोग गायब हैं, ठीक है। कुछ लोग हो जाते हैं ना कि भूस्खलन या फिर बाढ़ वगैरह आती है तो फिर कुछ लोग गायब हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। कितने लोगों की मृत्यु हो सकती है, हालांकि भगवान करे ऐसा किसी के साथ भी ना हो, लेकिन जितने भी प्रीवियस हमने जो आपदाएं देखी हैं उसमें हमें लोगों का डाटा मिलता है, ठीक है। तो बहुत जनसंख्या बहुत आपका छोटी से छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो जब हम आगे बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जा सके, बिल्कुल, अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि, विशेषता, गुण, पर्यावरण के सभी स्वरूप को समझने, उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम सामाजिक अध्ययन यानी कि जो आपके एसएसटी है उसमें जब हम जनसंख्या आधारित तत्व पढ़ते हैं तो एक संदर्भ बिंदु हमको पता चलता है, क्या कि जो दूसरे तत्वों का अवलोकन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है तथा उसके अर्थ और जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो हमको पता चलती है। संसाधन जो है आपके आपदा में, विनाश में, देखो जो जनसंख्या होती है ना उसमें जो है हर एक पर्सन को क्या चाहिए, अनिवार्य उसको भोजन की आवश्यकता, तभी वो डिपेंड रह पाएगा। किसी भी देश में अगर भोजन की कमी होगी तो वो देश क्या करेगा। तो जनसंख्या उस पर बहुत बड़ा उसका दायित्व रखती है कि हाँ, मतलब सरकार को पता है कि इतनी जनसंख्या है, इतने लोगों का भरण पोषण करना है, उतने ही तौर पे राशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण, उनकी संख्या, वितरण, ठीक है, कितनी संख्या है, उसका वितरण किस प्रकार है, वृद्धि है, ग्रोथ, विशेषताएं, गुण, पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझना, उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन, उपभोग करता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी कौन सी विशेषता है। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, अब जनसंख्या का जो आकार होता है, वितरण होता है, वो किस प्रकार होता है। देखो, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर मार्च 2011 तक भारत की कुल जनसंख्या, अगर हम भारत की जनसंख्या 12,106,00,000 थी, ये 12,106,00,000 थी, ठीक है, 12,106,00,000 थी, जो कि विश्व का कुल जनसंख्या का 17% से अधिक था। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4%, एक विशाल क्षेत्र में आसान रूप से वितरित है। 2011 की जनगणना देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देखो, इसके डाटा को याद कर लो, जो मार्च 2011 का है, ये वाला डाटा 12,106 लाख थी, ठीक है, जो कुल की, ठीक है।
ओके। और 17%, इसे लाख ही लिखो, लाख लिखा है इसमें। वैसे तो 1 अरब 21 करोड़ वाला जो इस हिसाब है वो अलग है, ठीक है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 22.8 लाख वर्ग किलोमीटर में 2.4% के भूभाग, स्थलीय भूभाग में, अगर हम देखें विश्व के 2.4% में भारत देश में लोग निवास करते हैं, असमान रूप से वितरित हुए हैं। जैसे 6.4 चित्र में देख लेते हैं। 6.1 ये देखो जनसंख्या। अगर विश्व की जनसंख्या लें तो वो पूरी इतनी है, उसमें से एक हिस्सा हमने टुकड़ा भारत का निकालें तो 17.5 जनसंख्या भारत में ही निवास करती है। यानी कि अगर कोई पूरे विश्व में मान लो 100% जनसंख्या ले ली हमने, ठीक है, उसका हमको 17.5% देखने को मिलता है भारत का, बाकी 82.5 शेष विश्व। देखो ऐसे करना है, देखो कैसे। देखो अगर हमने विश्व की, पूरे वर्ल्ड की, ये ठीक है, पूरे वर्ल्ड की हमने 100% जनसंख्या ले ली, ठीक है, उसमें से एक टुकड़ा हमने भारत का निकाल दिया। ये लो भाई, एक टुकड़ा भारत का निकाल दिया हमने, ठीक है। और इस टुकड़े में 17.5 जो % जनसंख्या है वो इंडिया में ही निवास करेगी। बाकी 100% में से जितना माइनस करोगे वो पूरी विश्व की जनसंख्या हो जाएगी। तो ये 70.5% जो है भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है, ठीक है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल 2.4%, आप समझ आ जाएगा आपको। भारत की 2.4%। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, भारत कैसा है, भारत का मैप देखो। ये भारत का मैप है, ये कितना है, विश्व का 2.4% हिस्सा है, ये भूस्थल है। और इस 2.4 स्थल में 70.5% लोग निवास कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा, मतलब इतने से जगह, मतलब जगह तो बहुत बड़ी है, 2.4 भी बहुत बड़ी जगह है, लेकिन इस 2.4 में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है, 17.5%, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है ये, तो हम देख सकते हो, ठीक है। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। 2011 में देखो, अब समझ आ जाएगा आपको। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4 किसके बराबर है, 2.4% बराबर 32.8 लाख, ठीक है, 32.8 लाख। अब आपको डाटा समझ आएगा। देखो फिर हमको एक वाइट पेज लेना है, ओके। एक अच्छा सा सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से जस्ट अ सेकेंड, लाइन लेनी है ना एक, ओके। भारत इस क्षेत्र में है, ठीक है, ये लो। ओके, अब देखो यहाँ पे ये है पृथ्वी, और पृथ्वी पर ये वाला हिस्सा है भारत का, जो मैंने ग्रीन वाला बना रखा है, ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री पर है, ठीक है। अब ये जो भारत का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भारत का, ठीक है, ये जो भारत का हिस्सा है, इसमें ये जो स्थल है पूरा, ज़मीन होगी ना भूभाग, तो ये भूभाग कितना है, भूभाग है 2.4%, ठीक है, जो कि 22.8 लाख के बराबर माना जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट डाटा क्या है, इसी 2.4% के भूमि में, ठीक है, इसी 2% की भूमि में 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है, इतना है, ठीक है। और ये पूरा विश्व की जनसंख्या को लेकर हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी 100% में से 17.5% जनसंख्या को भारत में ही निवास कर रही है।
अब आपको ये समझ आ गया होगा। चलो, अब 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? यूपी है। यूपी है जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। भारत की दृष्टि से देखना है, भारत की ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जहाँ की कुल आबादी 1909 लाख। ठीक है, डाटा याद करो, 1990। ठीक है, 1990। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। कितना? 16%। अब ये मत बोलना कि आपने तो मैम 17.5% बोला था। ये उत्तर प्रदेश का। अब हम अलग अलग राज्य का अलग अलग डाटा निकाल रहे हैं। ठीक है, वो हमने विश्व के तौर पे देखा था, तब 17.5 आया था। ये हमने पर्टिकुलर स्टेट के बेस पे देखा। अब हम अंदर गए हैं ना, तो उसका परसेंटेज अलग निकलता है। तो 16% जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। और दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है। लक्षद्वीप की 64,429 हजार लोग निवास करते हैं। तो ये वाला याद करो, इसमें आ सकता है सिक्किम का कितना? 6,44429। ओके, 6,444, सॉरी हाँ, 6,44429। इसको ये वाला मिटाना, ये कॉमा, 64,429। ठीक है, इतना है। देखो, 19,990 किसका था? 19,990 लाख आबादी। 19,990 लाख आबादी लैख। ठीक है, लैख में है। 19,990 ये लाख में है। ठीक है, ये आबादी किसकी? उत्तर प्रदेश की। वहीं 6,44429 किसकी आबादी है? सिक्किम की। सॉरी, सिक्किम की आबादी 6 लाख है। और जो लक्षद्वीप है उसकी है 64,429। हाँ, एक लाइन कर देते हैं। ठीक है, ये लो, 3 लाइन्स कर ली हमने। जस्ट सेकंड, अच्छे से बना देते हैं। जब ऑप्शन दे रखा उन्होंने लाइन्स का, तो फिर यूज़ कर लेते हैं उसे। लो, ठीक है, अब ठीक है, अब समझ आ जाएगा आपको। कलर भी दूसरा ले लेते हैं। ये है यूपी। एक स्टेट ले लिया हमने यूपी, एक ले लिया हमने सिक्किम, दूसरा हमने लक्षद्वीप, जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है, स्टेट नहीं है, ये है केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना। ठीक है, ठीक है, यूपी में कितना था? 1,990 लाख। ये लाख में इतनी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और ये यहाँ पे भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ओके, अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा। भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक हो गया। सिक्किम में कितना था? 6 लाख ओनली। ठीक है, और लक्षद्वीप में कितना था? कैसे याद करना है? 6,999। ठीक है, 6,999 से याद करना था ना। 4,29,000। ठीक है, ऐसे ही था ना। एक बार डाटा देख ले तो शायद 64, सॉरी कितना था? 64, सॉरी 6,44429 था। 6 याद रखना, माई मिस्टेक हो गई एक। ठीक है, बाई मिस्टेक। कैसे याद करना है? 6,44429। 6,444, 999 नहीं है। हाँ, ये मैंने गलत बताया था, याद रखना। 6,44429, 6,44429 याद करो। 6,44429 एक बार फिर बना दे। अब मैं वैसे ही बना देती हूँ। बताओ, यूपी में कितना था भाई? 1,990 लाख, सबसे ज़्यादा आबादी। ओके, फिर था सिक्किम में। सिक्किम में कितना था?
6 लाख, ठीक है। और आपका लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है कितना था, 6,444,209। अब ठीक हो गया, ठीक है, 6,444,209। ओके, चिंता मत करो, हो जाएगा ये डाटा याद, ठीक है। भारत थोड़ा डाटा का याद करने में होता है, वरना तो थ्योरी तो अच्छे से हो ही जाती है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में है। भारत की आधी आबादी मतलब 100% का करो, अगर 50% अगर आबादी है तो वो पूरे 5 राज्यों में ही है, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कैसे याद करोगे? कभी कभी बनता भी नहीं है ना सही से, छोटा सा बनाना है बस। ओके, ऐसे मान लो, ठीक है। तो यूपी कहाँ है, इस साइड है यूपी, महाराष्ट्र यहाँ पर है, ठीक है, बिहार यहीं पर है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है और आंध्रा इस तरफ है, ठीक है। तो मैं 5 बिंदु कर देती हूँ डॉट्स, 1 2 3 4 5। ओके, अब हो जाएगा ठीक, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो यूपी में है, यूपी ये है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्रा, ठीक है। तो ये 5 राज्यों में जो है आपका निवास करती है पूरी आधी जनसंख्या। क्या है, यूपी है, ठीक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आंध्रा है, ठीक है। एमपी नहीं है, हाँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ तो, ठीक है। फिर याद करो, देखो यूपी महाराष्ट्र, यूपी महाराष्ट्र, आंध्रा, आंध्रा साउथ में है, ठीक है। यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आपका बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। जनगणना एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। जनगणना, ये क्वेश्चन आ सकता है, जनगणना किसे कहते हैं? एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। एक निश्चित समय अंतराल में, एक जो फिक्स जो टाइम होता है, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल, बोलो मेरे साथ, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है, ठीक है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनसंख्या कहलाती है। जो पिंक कलर का बॉक्स है उसे फिर समझ लेते हैं। देखो जनगणना क्या है, जनगणना वह है जिसमें एक क्या होता है, निश्चित समय और एक जनसंख्या होती है और एक आधिकारिक गणना, ठीक है। ओके, जनसंख्या, जो जनसंख्या है, जनगणना किसे कहते हैं? जनगणना जिसमें एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या, एक निश्चित जनसंख्या के माध्यम, एक निश्चित समय में जनसंख्या को एक आधिकारिक गणना के माध्यम से जो गणना की जाती है उसे जनगणना कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। फिर संपूर्ण भारत में लेकिन हुई थी 1882 में, ठीक है। यहीं पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। ये भी हो गया, ठीक हो गया। ये हमने समझ लिया जनसंख्या और क्षेत्रफल का। ये क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है, ठीक है। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा बात करते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहला कारण यह है कि रोजगार, ठीक है। अगर जब आप रोजगार ही एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही बहुत सारा रोजगार है तो लोग उसी ओर जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पर्टिकुलर जो क्षेत्र है वहाँ संसाधन मौजूद कितने हैं, संसाधन अगर वहाँ पे सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं
तो भी वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू अगर हम पहाड़ी इलाकों को ले, अगर वहाँ पे रास्ते ही नहीं है तो फिर लोग वहाँ पे क्यों रहेंगे, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। घनत्व के आधार पर भारत में जनगणना वितरण, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोग की जनसंख्या को जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस क्षेत्र में इतने लोग, दूसरे क्षेत्र में इतने इतने हम करते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 12 लोग रहते हैं, ऐसा कुछ छोटा छोटा आंकड़ा लेके बताती हूँ। तो एक प्रति इकाई क्षेत्रफल में मान लो कि इस छोटे से भूखंड में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, पर इस बड़े भूखंड में बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। भारत में विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। तो भारत क्या है, एक घनी आबादी वाला देश। क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान की जनसंख्या घनत्व क्या है। चलो देखो, अब इसको सुन लो, थोड़ा मेरे गले को रिलैक्स मिलता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं यहाँ से कर बैठती हूँ, तो इसको सुन लो। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत और जापान से बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश में लगभग 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि भारत में लगभग 464 और जापान में 347 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तीनों देश उच्च जनसंख्या घनत्व के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पे जरा सुन लो, ठीक है, मेरे गले को रिलैक्स मिल जाता है, मैं हमेशा बताती हूँ। चलो, बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, लगभग 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का घनत्व लगभग 460 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि जापान का लगभग 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे घने देशों में से एक है। तो आपने सुन लिया होगा, ठीक है। यानी मान लो कि अगर बांग्लादेश में 1264 इतना ही है, ठीक है, 1264 लोग एक भू क्षेत्र में रहते हैं, तो वहीं एक क्षेत्र में जो भारत है वो 424 वर्ग किलोमीटर ही रह रहा है लगभग, ठीक है। और अगर याद नहीं आता एग्जैक्ट नंबर ना, तो आंसर में ये लिखना कि लगभग जो बांग्लादेश में है वो 1200 प्लस, ठीक है, और भारत का लिख लेना 400 प्लस, ओके, ऐसे करके लिख लेना वहाँ पे, तो ये भी सही माना जाएगा। लगभग लिखना मत भूलना, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बारे में, ठीक है। तो 2011 भारत का जनघनत्व, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं भारत का। तो याद ही कर लो, 382 क्या है, 382, ठीक है, ओके। देखो, यहाँ लिखना 3, यहाँ लिखना 2, 3 ये होता है 5, 6, 7, 8, 3 और बढ़ा दो उसके बाद 8, तो 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। जहाँ बिहार का जनगणना जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। देखो कितना नंबर है, बिहार में कितना है 1102, ठीक है, इतना, और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ 17। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। ये देखो, ये एक चित्र है, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, फिर महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का 16%, महाराष्ट्र का 9%, बिहार का भी 9%, पश्चिम बंगाल का 8%। हमने पढ़ा था ना, ये 5 राज्य बहुत ज़्यादा इसमें रहते हैं, आधी आबादी। आंध्र प्रदेश में 7, मध्य प्रदेश तमिलनाडु में 6%, राजस्थान में 6%, कर्नाटक में 5%, गुजरात में 5%, उड़ीसा में जो है 3%, केरल 3%, झारखंड, असम, पंजाब में तो 2% है, छत्तीसगढ़ में 2, हरियाणा में 2, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड 1%, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश 2%। अगर जब क्वेश्चन में अगर आपको लिखना हो ना कुछ, ये बना सकते हो आप, लेकिन कैसे, इसको थोड़ा छोटा बना सकते हैं, फिर दिखा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये ओके। जैसे उत्तर प्रदेश का 16, उत्तर प्रदेश का तो याद ही आपको 16% है, ठीक है। महाराष्ट्र बिहार MB, महाराष्ट्र बिहार का 9% है, पश्चिम बंगाल का और 8% है, आंध्रा का 7% है,
हो गए 5 राज्य, मतलब इसमें ही टोटल आबादी आधी 50% इसी में निवास कर रही है। ये तो छोटे छोटे हैं, जैसे ये तमिलनाडु एमपी का तो ठीक ठाक ही है, तमिल और एमपी 6%, राजस्थान भी 6%, ठीक है। गुजरात उड़ीसा गुजरात कर्नाटक में 5%। बाकी इनका आप 3-3% दिखा लो, असम पंजाब का, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर और दिल्ली का 1-1% ये दिखा सकते हो आप, ठीक है। ये हम 2011 का गणना पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी चेंजेस होंगे इसमें। भारत की जनगणना 2011 का जनघनत्व, ये देखो 250 से कम, जो ये ग्रीन वाला है, 251 से 500, सबसे ज़्यादा 1000 से ये लाल वाला क्षेत्र देखो, ये बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा है। सबसे ये ग्रीन क्षेत्र में सबसे कम है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये वाला अरुणाचल, ये नॉर्थ ईस्ट साइड, असम को छोड़कर, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी इनमें तो ठीक ठाक ही है, जो ये वाला हल्का सा ग्रीन है। तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश केरल में है 751 से 1000 के बीच में, केरल भी ठीक ठाक है। लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, 1011 से अधिक। तो यहाँ पे इतने से हिस्से में ही अगर इतने सारे लोग रह रहे हैं तो सोचो ज़रा। लोग रहने की यहाँ पे, मतलब प्रति क्षेत्र में इतने लोग रह रहे हैं, ये देखो, ओके। नोट में क्या है, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन, जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। देखो अभी 28 ही राज्य हैं, ठीक है, ये तो बस लिखा है। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताएं। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनघनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान भाग में, दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। अभी देखा ना चित्र में, क्योंकि यहाँ समतल मैदान और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तर मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताएं। जनसंख्या वृद्धि का जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। देखो कहीं भी निश्चित जनसंख्या नहीं होती, इसलिए परिवर्तनशील कहलाती है। आबादी की जनसंख्या वितरण संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन प्रभाव के कारण है, ठीक है। जन्म और मृत्यु दर पढ़ेंगे। जनसंख्या, ये जनसंख्या टॉपिक में मैंने बात की है ऑडियो लाइव क्लास में। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समय के अंतराल में 10 वर्षों के भीतर, कितने, 10 वर्ष के भीतर, ठीक है, किसी विशेष समय में 10 वर्ष के भीतर किसी देश के राज्य के निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन आ जाए, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जो भी जनसंख्या में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर हम जनसंख्या वृद्धि को ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन का। एक तो हम सापेक्ष वृद्धि से निकाल सकते हैं और दूसरा हम प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करना है, एक तो प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर देख सकते हैं, सेकंड सापेक्ष वृद्धि के आधार पर देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष या एक दशक के बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। यानी कि हर वर्ष अगर हम देखें तो एक दशक में 10 साल मतलब एक दशक, यहाँ में कह सकते हैं बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनगणना को बाद की जनगणना में 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जा सकता है। देखो क्या कह रही, हर साल यानी या फिर एक दशक में बड़ी जनसंख्या की कुल जनसंख्या के वृद्धि का जो परिणाम है, पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनगणना के बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की देखो पहले की जनसंख्या ली 2001
और फिर 2011 की जनसंख्या ली, फिर इसको क्या करेगा, घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, जैसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। ठीक है, मतलब 2001 से 2011 की जनगणना को जनसंख्या को हटाकर निरपेक्ष वृद्धि को जांचा जाता है। कैसे, देखो ये कहाँ जा रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है वो कि बस मान लो 2001 में जनसंख्या 1000 थी और 2011 में जनसंख्या 2000 हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2000 माइनस 1000 करेंगे तो कितना बचा, 1000, यानी 1000 जनसंख्या की वृद्धि हो गई। अब आपको शायद डाटा समझ आया होगा। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि का दर का अर्थ है दिए हुए किसी भी वर्ष में मूल जनसंख्या प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर मतलब प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि कहा जाता है। यानी प्रति 100 व्यक्ति में कितने की वृद्धि हुई, 2 की। कैसे, देखो पहला जो चित्र है, भारत की जनसंख्या वृद्धि 2051 से 2011 का दौरान प्रति दशक वृद्धि दर, देखो 2051 से 61 की बात करें, इतनी जनसंख्या थी। फिर 61 से 71 में थोड़ी जनसंख्या बढ़ी, फिर 71 से 81 तक थोड़ी जनसंख्या घट गई, फिर ये घट गई, देखो ये 2001 से 17.64 इतनी रह गई। ठीक है, ये जनसंख्या प्रतिशत है, प्रतिशत में। फिर भारत की कुल जनसंख्या, ये देखो ऐसे जा रहा है हमारी जनसंख्या का ग्राफ, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है जनसंख्या, देख रहे हो इस तरीके से। ठीक हो गया, भारत की आबादी 1951 से ले 3610 लाख बढ़कर 2011 में, देखो 12100 याद रखना, लैख। ओके, 3610 से लेकर 12 इतना हो गया अब भारत की जनसंख्या 1951 में, ये उसका है मतलब डाटा। ठीक है, ये बस 2011 का याद कर लो। कुल जनसंख्या 10 लाख पे 12.10.6, सापेक्ष 181.4 और प्रतिशत दर 1.64। ठीक है, प्रतिशत दर कितना है, 1.64, सापेक्ष में देखो 181.4 और 10 लाख में 12.10.6। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही है। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। 1951 से 1981 का अगर हम देखें डाटा तो परिवर्तन देखो आ गया है। ठीक है, किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी थी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 820 लाख की वृद्धि दर हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक दर इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इससे सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि यानी वार्षिक वृद्धि भारत में बहुत ज़्यादा हो रही है। संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सफलता से प्रदर्शित करता है। 2013 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रिया, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर है, मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि है। देखो जनसंख्या एवं मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है वो प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है जन्म दर कह सकते हैं, मतलब 1 ईयर में कितने बच्चे जन्मे, प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित, मतलब 1000 व्यक्ति में कितने जीवित बच्चे बचे हैं उसको जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से भी अधिक होता है। भारत में क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर से भी अधिक होता है, यानी जन्म दर बढ़ती है, मृत्यु दर
इस प्रकार चलती है। ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यानी एक वर्ष में जो व्यक्ति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की जो संख्या मृत्यु, देखो जन्म दर उल्टा है। जन्म दर क्या है? प्रति 1000 में जितने जीवित बच्चे बचेंगे वो जन्म दर है, और इसमें प्रति 1000 में जितने व्यक्ति मरेंगे वो मृत्यु दर है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि को दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हुई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आने शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। इस प्रकार चलन का क्या कारण था? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास है। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने का प्रवास ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में अधिकतर प्रवाह ग्रामीण से शहर क्षेत्रों में होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण का कारण प्रभावी होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी के प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29%, नगरीय जनसंख्या 2011 में 31.80% हो गई। ये डाटा याद कर लो कि 1951 में कुल जनसंख्या 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80, मतलब कहाँ से 18% लगभग से लेकर अब 32% लगभग हम लगा सकते हैं इसको। ठीक है, 17.9, ये एग्जैक्ट मतलब ऐसे 17-18 ऐसे प्रतिशत ऐसे याद करो इसे। एक दशक में 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है, और 2013 में 59 हो गई है, 59 हो गई है। किशोर जनसंख्या, भारत की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि किशोर जनसंख्या का आकार। देखो हमारे यहाँ ना युवा जनसंख्या भी बहुत है, तो इससे जितना कुशल व्यक्तियों से काम कराया जाए उतना ही भारत देश के लिए अच्छा, क्योंकि ये जनसंख्या कहीं ना कहीं बाद में वृद्ध भी हो सकती है। तो युवा जनसंख्या को जितना आप कार्यशील बनाओगे ना, तो उतना ही उन्नति करेगा देश। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषणों से इसका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोध हो सकता है, परंतु भारत के किशोरों को पर्याप्त भोजन में पोषण तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत से किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार द्वारा उनमें समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के लिए नियोजित प्रयासों का परिणाम है। यहाँ पे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर के प्रति 1000 में से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोध बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीति का ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? परिवार का के आकार को सीमित रखकर, ठीक है, परिवार के आकार को क्या कर दिया? सीमित। एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों को नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के
बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और शिशु मृत्यु दर के प्रति 1000 में से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोध बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे पहले हम शब्दावली देख लेते हैं। देखो, अवदाब ऋतु विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों में होता है। अवदाब क्या है? अवदाब किसे कहते? क्वेश्चन आता है तो ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षा निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों में होता है। जो निम्न वायु दाब भूगोल में पढ़ते हो ना, निम्न वायु दाब पेटियां, ठीक है, तो उससे है। अवसादी शैल अवसादों से बनी हुई शैल जिसमें प्रायः परतदार संरचना होती है। आग्नेय शैल वह शैलें जो मैग्मा या लावा में पृथ्वी की सतह पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है। देखिए, ये बहुत अच्छी शब्दावली है, इसको पढ़ लेना चाहिए हमको, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो लंबी होने दो, अब हो ही गई है लंबी ये वीडियो, ठीक है। देखो, अवदाब क्या है? जलवायु विज्ञान में निम्न दाब वाली वायु होती है। अवसादी शैल अवसादों से बनी शैल से प्राय परतदार संरचना होती है। अवसादी शैल क्या होती है? परतदार संरचना। आग्नेय शैल वह शैल जो मैग्मा लावा पृथ्वी की सतह पृथ्वी के भीतर जम जाती है। आधार जनसंख्या दिए गए निश्चित समय की किसी भी कुल जनसंख्या। आश्रित अनुपात आश्रित 15 वर्ष से 60 वर्ष की अधिक, एक आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15 से 59 के लोगों के बीच का अनुपात। आंतरिक अपवाह एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंच जिसमें नदियों का जल जो है महासागरों में नहीं पहुंचता है वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। यह आंतरिक अपवाह कहलाता है। उच्चावच धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा पाई जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहा जाता है। देखो, उच्चावच क्या है कि धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप रेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों में अंतर को उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग में एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होता है। किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था में अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्राय 10 से 19 वर्ष का होता है। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ये पढ़ लिया हमने। जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर वर्ष की जनसंख्या की तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात होता है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म देने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली महीन घास, शिलाकण वाले काव्य, जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से भूभा जीवन प्रत्याशा प्रत्येक व्यक्ति की औसत जीवों एक ही जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह। जीवोम एक ही जलवायु दशाओं में क्षेत्र विभिन्न वर्गों में पाए जाने पादप में जीवन प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु। झील एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह से गड्ढे में हो और चारों ओर पूर्णतः स्थल से घिरी हो। युवा पर्वत पृथ्वी की भूपटल में नवीनतम दौर में बने मोड़दार या वलित पर्वत, हिमालय, आल्प्स, एंडीज तथा रॉकी। निमंजन जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति। भूगर्भ विज्ञान में उसका अभिप्राय धरातल में सतह की भी धंसने की क्रिया है। नेशनल पार्क एक आरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। ये हमने क्लास 8 की साइंस में पढ़ा था। पठार विस्तृत ऊपर उठा हुआ भूभाग जिसके ऊपर भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाला हो। पर्यावरण यह परिवेश अथवा परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित होते हैं। इसके अंदर बौद्धिक सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। पर्वत एक काम करते हैं, जो ये शब्दावली है ना, इसको मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ इसकी, जिसमें मतलब अगर हर एक चैप्टर में शब्दावली दी है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे लगता है सारे चैप्टर्स की शब्दावली होगी ये, प्रत्येक चैप्टर की। अगर हर एक चैप्टर में ऐसा होता है शब्दावली है तो फिर मैं उसकी एक पूरी लिस्ट बना देती हूँ। अभी वीडियो लंबी हो रही है, जनसंख्या टॉपिक पढ़ लेना, वरना इससे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा आपका दिमाग, ठीक है।